हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो क्या आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया में हर दिन 8 औरतों की मौत होती है ड्यू टू अनसेफ एबॉर्शन। तो आज इस वीडियो में हम एबॉर्शन के रिलेटेड लॉज और उनकी हिस्ट्रीज जानेंगे और रिसेंटली एबॉर्शन कंट्रोवर्सीज में क्यों रहा उस विषय पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में 1960 से पहले एबॉर्शन जो है कंप्लीटली इलीगल था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960 के बाद शांतिलाल शाह कमेटी बनाई, जिसके चलते मेडिकल टर्मिनेशन प्रैक्टिस एक्ट ऑफ 1971 एग्जिस्टेंस में आया। तो क्या प्रोविजन है इस मेडिकल टर्मिनेशन प्रैक्टिस एक्ट ऑफ 1971 के? मेडिकल टर्मिनेशन प्रैक्टिस एक्ट ऑफ 1971 हमें यह कहता है कि अगर किसी भी औरत ने 12 वीक्स तक अबॉर्शन परफॉर्म कराना है तो सिर्फ एक सिंगल डॉक्टर की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, और अगर 12 वीक्स के बाद टिल 20 वीक्स तक अबॉर्शन कराना है तो 2 डॉक्टर्स की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। एंड आफ्टर 20 वीक्स नो परमिशन फॉर अबॉर्शन। तो नो सच परमिशन विल बी गिवन फॉर अबॉर्शन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो चलिए समझते हैं कि जो रिसेंट अमेंडमेंट रही इस एमटीपी की, तो वो इतनी कंट्रोवर्सीज में क्यों रही। रिसेंटली मेडिकल टर्मिनेशन प्रैक्टिस एक्ट ऑफ 1971 की जो अमेंडमेंट हुई इन 2021, उसमें ये 12 वीक्स का टाइम बढ़ा के 20 वीक्स का कर दिया गया, जिसमें सिर्फ सिंगल डॉक्टर की परमिशन की जरूरत है, और 20 वीक्स के टाइम तो 24 वीक्स का टाइम जो है उसमें कुछ सर्टन केसेस में एबॉर्शन परफॉर्म किए जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि रिसेंटली ये इतना कंट्रोवर्सीज में क्यों रहा। रिसेंटली एक दिल्ली बेस्ड लेडी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच करती है और अपनी पिटिशन फाइल करती है अबॉर्शन के लिए आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और दिल्ली हाई कोर्ट इस बेस पे रिजेक्ट करती है कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रैक्टिस एक्ट ऑफ 1971 में इस चीज को परमिशन नहीं दी गई है कि एक अनमैरिड औरत 20 हफ्ते के बाद जो है अबॉर्शन परफॉर्म करा सकती है, जबकि 20 वीक्स के बाद एक मैरिड औरत कंप्लीटली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अबॉर्शन परफॉर्म करा सकती है टिल 24 वीक्स। तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या रही इस मेडिकल टर्मिनेशन प्रैक्टिस एक्ट ऑफ 1971 को लेके? प्रॉब्लम ये थी कि ये जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रैक्टिस एक्ट ऑफ 1971 था, ये एक मैरिड औरत को परमिशन देता था कि वो 20 से 24 वीक्स के बीच में अबॉर्शन करा सकती है, जबकि एक अनमैरिड औरत को ये परमिशन नहीं दे रही थी। तो इस बेस पे ये कहना था कि इसमें आर्टिकल 14 का वायलेशन है। अब हमारा ये जानना जरूरी है कि आर्टिकल 14 है क्या। आर्टिकल 14 एक फंडामेंटल राइट है जिसको हम राइट टू इक्वेलिटी के नाम से जानते हैं। अगर मैरिड औरत को परमिशन है तो अनमैरिड औरत को भी होनी चाहिए, इसको हम कहेंगे राइट टू इक्वेलिटी। या तो दोनों को होनी चाहिए या दोनों को नहीं होनी चाहिए। यहां इस केस में क्या था कि मैरिड औरत को परमिशन थी अबॉर्शन की, जबकि अनमैरिड औरत को परमिशन नहीं थी। इस केस में वायलेट हो रहा था आर्टिकल 14। चलिए समझते हैं कि रीसेंट जजमेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का 3 जज का बेंच बैठा, जिन्होंने इस चीज को परमिशन दे दी कि यस, एक अनमैरिड औरत को भी बराबर हक है कि वो अबॉर्शन परफॉर्म करा सकती है इन बिटवीन 20 टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। और इसके हक में जस्टिफिकेशन देते हुए यह कहा कि एक अनमैरिड औरत को भी कंप्लीटली राइट टू चॉइस है अपनी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी की। अब ये रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है क्या? रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का मतलब है कि अपनी चॉइस होना कि वो बच्चा रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती। और दूसरी जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि वो ये थी कि जो इस वक्त करंटली एग्जिस्टिंग जो लॉ है वो वायलेट करता है आर्टिकल 14 को, और वो डिस्क्रिमिनेटरी है इन अप्रोच। डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है वो एक मैरिड औरत और अनमैरिड औरत के बीच में। तो चलिए समझते हैं कि एक एबॉर्शन करने की नौबत क्यों आ सकती है एक लड़की पे। इसका जो सबसे मेन काज है वो है फोर्सफुल प्रेगनेंसी। जैसे कि कोई रेप विक्टिम है, किसी भी कंट्रोसेप्टिव पिल का फेलियर भी प्रेगनेंसी का एक रीजन हो सकता है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का रीजन हो सकता है।
तो उस केस में एबॉर्शन की पूरी परमिशन होनी चाहिए। और एक रीजन ये है कि हाई मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एज पर सुप्रीम कोर्ट, इंडिया में हर दिन 8 औरतों की मौत होती है ड्यू टू अनसेफ एबॉर्शन, क्योंकि कोई प्रॉपर लॉ नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है एबॉर्शन को। उस केस में कुछ औरतें क्या है, अनसेफ एबॉर्शन के लिए जाती हैं, जिसकी वजह से उनको, उनकी लाइफ को काफी ज्यादा खतरा होता है और हमें हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलती है इंडिया में। इसके रिलेटेड मैं ये ग्राफ यहाँ डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही एथेंटिक साइट से उठाया गया डाटा है, तो आपके एग्जाम में काफी हेल्प कर सकता है। और एक चीज जो हमें माइंड में रखनी चाहिए वो ये है कि एक सिंगल औरत के पास भी कंप्लीटली एक रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी होनी चाहिए एज मैरिड वुमेन।